सभी को नमस्कार। +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 7 जन आंदोलनों का उदय चल रहे थे। आज हम उसका भाग 3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम महिलाओं द्वारा चलाए गए आंदोलन, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की भूमिका को सुधारने में सरकार के प्रयास, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो देखिए, आज वाला हम शुरू करें इससे पहले हमने पिछले 2 पार्ट्स में क्या पढ़ा वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जन आंदोलन होते क्या, उनकी विशेषताएं क्या हैं, चिपको आंदोलन के बारे में जाना, आंदोलनों के प्रकार के बारे में जाना जो कि राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से चलते हैं और उनके बिना। फिर हमने दलित पैंथर के बारे में जाना। भाग 2 में हमने प्रमुख किसान आंदोलन तिभागा, तेलंगाना और जो अन्य आंदोलन चले हैं उनके बारे में जाना। और फिर हमने नेशनल फिशर वर्क फोरम के बारे में जाना कि कैसे मछुआरे परेशान हुए और उन्होंने ये फोरम बनाई और अपने हक की आवाज़ उठाई। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेसन का नाम ही क्या है, जन आंदोलनों का उदय। आज के भाग में हम महिलाओं से संबंधित आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे प्रमुख था आंध्र प्रदेश में चला शराब विरोधी आंदोलन, जिसे ताड़ी विरोधी आंदोलन कहा जाता है। ये अखबार की एक कटिंग दी हुई है। तो देखिए कटिंग में क्या लिखा है। चित्तूर जिले के कलिनारी मंडल स्थित गांव की महिलाएं अपने गांव की ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एकजुट हुई। उन्होंने अपने गांव में ताड़ी विक्रेता से को बात की और उसे वापस लौटने को मजबूर कर दिया। ताड़ी विक्रेता ने ठेकेदार को इसकी सूचना दी। ठेकेदार ने गुंडों का एक दल भेजा और महिलाओं को डराया, लेकिन महिलाएं डरी नहीं। फिर से उसने पुलिस बुलाई और महिलाएं पीछे नहीं हटी। तो फिर उसने सरियों से महिलाओं पर हमले करवाए, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने 3 जीप ताड़ी की फेंक दी। तो ये एक अखबार की कटिंग है जो कि अखबार में छपी थी 29 अक्टूबर 1992 को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आंदोलन क्या था। हमने अखबार की कटिंग देख ली, कुछ हमें समझ आ गया कि हाँ, ये शराब की बिक्री को रोकने के लिए महिलाओं द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था। तो आइए देखते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। ये जो आंदोलन है पूरे आंध्र प्रदेश में फैला। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िला, जो इसका मुख्य केंद्र था, नेल्लोर ज़िला था, जहाँ पर कि 1990 में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाया। अब जो महिलाएं घर से बाहर आई पढ़ने के लिए, जब वो इकट्ठी हुई तो उन्होंने अपनी घर की समस्याओं के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने पुरुषों को लग चुकी शराब की आदत के बारे में चर्चा की कि इसके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और जो उनके घरों की हालात है वो कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। पुरुष काम पर नहीं जाते, जिससे कि परिवार में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो इस समस्या को हल करने के लिए महिलाएं देखिए एकजुट हो गई और उन्होंने शराब विरोधी आंदोलन चलाया। धीरे धीरे यह खबर सुन के और भी महिलाएं इसके साथ जुड़ने लगी। 5000 गांवों की महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। देखिए, नेल्लोर गांव में जब शराब के ठेके की नीलामी हुई तो 17 बार उस नीलामी को रद्द करना पड़ा और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। देखिए, इस आंदोलन में जो नारा दिया गया था, ये आंदोलन की तस्वीर है, जैसे महिलाओं ने प्रदर्शन किए ज़बरदस्त उसे रोकने के लिए। जो नारा दिया गया था वो ताड़ी की बिक्री बंद करो। एक साधारण सा नारा था, लेकिन इस नारे ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर महिलाओं
ने अपनी गहरी छाप छोड़ी। ताड़ी को लेकर उन्होंने सरकार पर काफ़ी दबाव बनाया कि इसके कारण उनके घरों में हिंसा हो रही है, उनको आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, पुरुषों की शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो देखिए, ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने इतनी सशक्त रूप में अपनी आवाज़ उठाई थी। देखिए, उसके बाद हम और भी आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रमुख महिला संगठन जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। ये कुछ प्रमुख महिला संगठनों के नाम हैं जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं महिला सशक्तिकरण हेतु सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 73 और 74। अनुच्छेद 73 में प्रावधान किया गया है और 74 में कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें 1/3 सीटों पर स्थान 1/3 सीटों उनके लिए आरक्षित की गई हैं। उन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? सभी समान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? कि राज्य महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया? कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये कुछ संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए। अब देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बना है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो जो इसका काम क्या है? महिलाओं के कल्याण के कार्य करना। ये जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। देखिए, अब हम देख लेते हैं महिला आयोग के कार्य क्या हैं। ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहला, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। जो सबसे पहला काम है इसका वो है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। अगर कहीं भी लगता है कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, ऐसे प्रयास करना कि जिससे उनका हर क्षेत्र, चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या निजी कोई भी क्षेत्र हो, उसमें महिलाओं का संपूर्ण विकास हो। महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना। जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको देखना कि क्या वो महिलाओं के पक्ष में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लिंग भेदभाव को समाप्त करना, मतलब अगर महिला और पुरुष में कहीं भेदभाव हो रहा हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करना। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक विकास करना, मतलब ऐसा प्रयास करना कि उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उन्हें मिले या जो उनकी समाज में स्थिति है वो बेहतर हो सके। चलिए अब हम देख लेते हैं महिलाओं के लिए उठाए गए कदम उत्थान के। सबसे पहला देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया 1955 में, जिसमें विवाह की आयु बदल दी गई। क्योंकि पहले देखिए बाल विवाह हो जाते थे और महिलाओं को काफ़ी कष्ट होता था, जिससे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। अब महिलाएं भी अपने माता पिता की संपत्ति में हकदार हैं। दहेज प्रथा विरोधी कदम कानून बनाया गया 1960 में। 1972 में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास गृह योजना आरंभ की गई। उसके अलावा गरीबी रेखा से रहने वाली नीचे वाली महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और उसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए शिक्षात्मक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया।
उसके अलावा 2001 में महिला सशक्तिकरण की नीति का निर्माण किया गया। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। 73 और 74वां संशोधन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार समय समय पर अनेक कार्य कर रही है, ताकि देखिए महिलाएं समाज हमारे देश की आधी जनसंख्या है। अगर यही कमज़ोर होंगी तो देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि जो महिला है, जब तक महिला और पुरुष मिल के देश की प्रगति के लिए काम नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा उतना अच्छा। तो चलिए, आज का टॉपिक बस यही महिलाओं के आंदोलन से संबंधित था, उनके सशक्तिकरण से संबंधित था। कल हम नर्मदा बचाओ और सूचना का अधिकार और जो बाकी आंदोलन है उसे कल समाप्त कर लेंगे लेसन को। चलिए, धन्यवाद।